एनीबॉडी? सर ड्रिफ्ट मोबिलिटी वेलोसिटी। दिया था। हाँ राइट राइट राइट, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया था बेटा। मोबिलिटी जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, है ना। आई जो है दैट इज द करंट एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइन, ये मैंने आपको बताया था कि आई जो है वो करंट है बेटा, और वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा सबसे पहला, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बता सकता कोई बच्चा? ओम्स लॉ? यस एनीबॉडी? ओम्स लॉ? मुझे लगता है जब मैं यहाँ पे हूँ तो वीडियो सही आ रही है ना? यस सर। राइट, तो एनीबॉडी ओम्स लॉ यार प्लीज। ओम्स लॉ सबको पता सर होता है। जो वो करंट होगा रिलेशन सर, बताता है। सर जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट्स के बीच एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। यस, हम लोग बोलते हैं कि देखो इसमें दो बातें होती हैं। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ बच्चों से कि यार ओम्स लॉ बताओ, तो बच्चे बोलते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। ऐसा नहीं करना, तो वो तो 10th वाला बच्चा ही बोलता है। हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ओम्स लॉ क्या है, दैट इज एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट थ्रू एनी वायर और एनी पोर्शन ऑफ वायर is directly proportional to the potential difference applied across that portion। यानी कि जो आपके पास करंट किसी भी एक वायर के किसी भी पोर्शन में जो करंट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो प्रोपोर्शनल किस पे होगा, दैट डिपेंड्स, दैट प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द दैट पोर्शन ऑफ द वायर। उस पोर्शन पे जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही करंट बनेगा। तो इन शॉर्ट ध्यान से समझना, एक हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं यार, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। कौन सा सही है, ए या बी? विच वन इज राइट फिजिकली, ए और बी? सर ए। यस, आंसर इज ए। ये वाला ज्यादा सही है बेटा, ऊपर वाला, कि आई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। द रीजन बीइंग कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि वायर के अंदर करंट फ्लो तभी होता है व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे बेटा तो ही करंट बनेगा, उससे पहले करंट नहीं बनेगा। तो इसलिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है फिजिकली। मैथमेटिकली यू कैन राइट if A is directly proportional to B, sorry, then B have to directly proportional to A। यानी कि अगर I directly proportional है V के, तो मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। बिल्कुल सही बात है। तो इस आप यहां से जब इसका साइन हटाते हो आप, तो एक कांस्टेंट लेते हो R। R क्या है? रेसिस्टेंस। ऐसा यूनिट सबको पता है क्या? ओम। सिंपल। ओके जी। अब देखो इसमें ना हम लोग रेसिस्टेंस को डिराइव करते हैं, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बेटा। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। आई है ANEVD, और जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ANEVD, एन क्या है इसके अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन क्या है यार? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। एक ही बच्चा बताता है भाई, बाकी सब सो रहे हो क्या 10 बजे? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यस, है ना। एन क्या है बेटा? एन जो है वो नंबर डेंसिटी है। एन जो है वो नंबर डेंसिटी है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम बोलते हैं कि यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर इट्स लाइक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं आई इज इक्वल्स टू क्या है? ANEVD। ध्यान समझना, मैंने आपको बताया था कि जो VD है यार फॉर्मूला,
दिस इज ई बाय एम टाउ, है ना। वीडी हो गया बेटा ई बाय एम टाउ, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम, ई को मैं लिख सकता हूँ वी बाय एल, और अगर आप इसे रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे आ गया, और वी अपॉन आई क्या होता है आर। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, है ना। देखो यार ये फॉर्मूला आ गया बेटा रेजिस्टेंस का, ध्यान से फॉर्मूले को देखो, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज साथ साथ पूछना किसी को भी, बट प्लीज फोकस जो है वो थोड़ा सा ध्यान से रखना अपना, कि चीजें समझ में आए, है ना। तो ये हम लोग सर ई को वी बाय एल रेजिस्टेंस, कैसे लिखा? दोबारा बोलो। सर ई को वी बाय ई को वी बाय एल लिखते हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ई क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आपके पास वी क्या होता है के क्यू बाय आर है। दोनों को डिवाइड करोगे तो कई बार यूज किया था, पिछले चैप्टर में यूज किया था बेटा, सेकंड चैप्टर में भी, कि v इक्वल्स टू ई डी होता है या ई आर होता है या ई एल होता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ है क्या है वो ना। तो इसलिए यहाँ पर हम जो कंडक्टर है उसकी लेंथ को एल लेते हैं, तो जब आप कंडक्टर की लेंथ को स्मॉल एल लेते हो तो ई जो है दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो इसलिए हम लोग v बाय एल लेते हैं। ओके, अब देखो इसी के अंदर एक चीज और पढ़ी है आप लोगों ने, एक फॉर्मूला रेसिस्टेंस का पढ़ा है यार, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एल बाय ए, दोनों को कंपेयर करो, देखो दोनों को कंपेयर करोगे तो रो आ गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। ध्यान से देखो दोनों को आप कंपेयर करो बेटा, एल बाय ए कैंसिल हो गया, ये आ गया, रो इज द रेसिस्टिविटी। समझ आनी चाहिए बात, आराम आराम से बता रहा हूँ बहुत। ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर याद हो अगर आपको बेटा तो टाउ क्या है सर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। है ना, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। और हमने पढ़ा था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम है, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा फिर दूसरे के साथ कोलाइड करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच के जो कॉलिजन का टाइम है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम बोलते हैं यार वो रिलैक्सेशन टाइम है। फाइन, अच्छा ये आर आ गया, ये आपके पास रो का फॉर्मूला आ गया, दोनों आई थिंक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद है इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो हम लोग ये बोलते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को। सबसे पहले बेटा रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। देखो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बता सकते हो बिना देखे कॉपी में, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ आनी चाहिए, आराम आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। थर्ड इज द टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका। टेम्परेचर। और फोर्थ इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इन चार चीजों पे बेटा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी की जब हम लोग बात करते हैं तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करती है क्या रेसिस्टिविटी, देखो। नो सर। और एरिया पे, नो सर। नहीं सर। और टेम्परेचर पे, हाँ जी सर। है ना। देखो रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है यार टेम्परेचर पे और नेचर पे। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, ठीक है। ये चीज समझ आनी चाहिए कि रेसिस्टिविटी इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो इन चार फैक्टर पे बेटा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और इन दो फैक्टर्स पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए साथ साथ। अब कैसे डिपेंड करती है, अगला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भाई कैसे कैसे किस किस फैक्टर पे हम लोग बात जो कर रहे हैं वो कैसे कैसे डिपेंड करती है, इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वन बाय वन इफेक्ट लेते हैं बेटा।
सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेंथ का इफेक्ट। इसमें दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं आप लोगों के, एक लेंथ का इफेक्ट और एक टेम्परेचर का इफेक्ट। और इसमें टेम्परेचर का जो पूछा जाता है ना, और जो है डिस्कस करने के लिए, सबसे पहले लेंथ का इफेक्ट मैं बात करता हूँ, और मैं एक साथ बात करूंगा रेसिस्टेंस पे भी और रेसिस्टिविटी पे भी। लेंथ का इफेक्ट हम लोग देखना चाहते हैं। आप देखो फॉर्मूले में रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो आप ये देखो बेटा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जिससे ये ऐसा लगता है बच्चे को कि लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ऐसा देखता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो आर बढ़ाने से एल बढ़ाने से आर बढ़ेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितना एल बढ़ेगा उतना आर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है जी, कि आपके पास हम लोग ये बोलते हैं कि ध्यान से समझना मेरी बात को, कि होगा क्या, किस तरह से चीजें होती है। इसमें भी ना दो फैक्टर्स आते हैं। लेंथ को आप बेटा दो तरह से लेंथ को आप बढ़ा सकते हो। कैसे लेंथ को बढ़ा सकते हो? एक तरीका यह है कि जैसे इसके लेंथ को बढ़ाना है, डबल करना है, दूसरा मार्कर दिख नहीं रहा, इसको ऐड कर दो आप, एक वायर को दूसरे वायर के साथ ऐड कर दो, सेम एरिया ऑफ क्रॉस स्ट्रेच सेक्शन करके। का, है ना। एक एक तरीका है बेटा, एक वायर को दूसरे वायर के साथ ऐड कर दो। दूसरा तरीका है कि आप उसे स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को बढ़ाओ। तो दो तरीके हैं, समझाता हूं मैं। देखो, जब आप स्ट्रेच करके करते हो ना, जब आप स्ट्रेच करके करोगे, उसमें क्या होता है देखो, उसमें मान लो लेंथ को आपने n टाइम्स कर दिया, मान लेते हैं आपने लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप लेंथ को n टाइम्स बढ़ाते हो ना, तो एरिया n टाइम्स, एरिया n टाइम्स कम हो जाता है। जितने टाइम्स आप लेंथ को बढ़ाओगे उतना ही टाइम्स एरिया कम हो जाएगा। ये फर्क आता है, जिसकी वजह से देखो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये था ना, रो एल बाई आर डैश हो गया रो एल डैश बाई ए डैश। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो रो से तो रो कैंसिल, एल डैश हो गया एन एल, ए बाई एन, ए बाई एल। तो ध्यान से देखो बेटा, आर डैश हो गया एन स्क्वायर आर, नहीं, आर डैश हो गया एन स्क्वायर आर। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ को स्ट्रेच करने से, अगर आप n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो लेंथ को अगर आप n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता है यार। अगर आप लेंथ को n टाइम्स बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। इसका मतलब अगर आप रेसिस्टेंस को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दो बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दो, तो लेंथ मतलब लेंथ को, सॉरी, आप 3 टाइम्स इंक्रीज कर दो, तो मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान सा है बेटा, रेसिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा? स्ट्रेच कर रहे हैं, हाँ जी, स्ट्रेच कर रहे हैं हम। 9 टाइम्स हो जाएगा। ये आंसर एक या दो ही बच्चों से आता है यार, ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। या तो आप ऑनलाइन क्लास में एक्टिव नहीं हो, और एक्टिव हो तो बेटा आंसर देना सीखो, है ना, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि किसको कितना समझ में आ रहा है, या आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके। Yes, sir. हाँ, 11th वाले बच्चे जो क्लास लेते हैं ऑनलाइन, वो बहुत एक्टिवली लेते हैं, बल्कि इतना बोलते रहते हैं उनको चुप कराना पड़ता है। और तुम्हारे यहाँ ऐसा लगता है कि बच्चे सो रहे हैं आराम से, ऑन कर दिया और उसके बाद चलो जी चलने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। अब देखो, दूसरा जो तरीका है वो है एडिंग वायर। मतलब एक वायर में दूसरा वायर ऐड कर दिया आपने, जैसे एक वायर था, इसमें एक और वायर ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ, अगर आपने ऐसे लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया तो एरिया पे इफेक्ट नहीं आता। लेंथ को आपने n टाइम्स बढ़ा दिया तो एरिया जो है वो बिल्कुल सेम रहता है यार, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, बता सकते हो? 10 टाइम्स। N times. रेसिस्टेंस जो है बेटा वो n टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आपको जो रेसिस्टेंस है वो उतना ही बढ़ेगा, उतने ही टाइम्स बढ़ेगा आपका रेसिस्टेंस,
जितने टाइम्स आपके लेंथ बढ़ रही है, जितने टाइम्स वायर की लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जब हम स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेच करने पे जितने टाइम्स आप लेंथ को बढ़ाओगे उसके स्क्वायर टाइम्स एंड स्क्वायर टाइम्स जो है वो आपका रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से लेंथ के चेंज होने से रेसिस्टेंस पे और रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप स्ट्रेच करके लेंथ को बढ़ाते हो तो? एंड पड़ेगा ही नहीं स्क्वायर कुछ। बढ़ जाता। यस, आंसर है बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? आंसर है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा कोई भी? क्योंकि रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में तो लेंथ आता ही नहीं। तो चाहे आप स्ट्रेच करके इंक्रीज करो, चाहे आप विदाउट स्ट्रेच करके इंक्रीज करो लेंथ को, वो इंडिपेंडेंट है। रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एज वेल एज एरिया। तो दोनों के इंडिपेंडेंट है बेटा। तो ये बात समझ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखो राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा इफेक्ट है ये। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है यार? जैसे कि कंडक्टर की हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग ये कहते हैं कि क्या होगा कि टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया। अब देखो दो फॉर्मूले हमने लिखे यार, रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना तो ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, कोई वेरी नहीं करता, सिर्फ एक फैक्टर वेरी करता है, दैट इज टाउ। कौन सा फैक्टर वेरी करता है? टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो पॉइंट क्या है कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो वेरी करता है जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। और बताओ मुझे, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से? डिक्रीज होगा डिक्रीज हो रिलैक्सेशन जाएगा टाइम। सर। Decrease. Decrease होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि जब आप हीट करोगे, शायद पहले भी एक बार हमने समझा था इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लास्ट क्लास में, क्योंकि जब आप क्या करते हो यार, टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट करते हो किसी चीज को, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास जल्दी 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 कोलाइड करते हैं, तो उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, यानी कि टाउ डिक्रीज। और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस हो या रेसिस्टिविटी हो, दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। यानी कि कंडक्टर के अंदर, ध्यान से समझो, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस भी और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है यार, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा, इफेक्ट समझ में आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, एग्जाम में आते हैं आप लोगों के, कि कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया कितना टेम्परेचर, मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से, हम लोग ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज तो हो रहा है, बट द क्वेश्चन इज कि भाई कितना इंक्रीज हो रहा है? कितना इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर आपका, जैसे मैं आपसे कह दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे बता रहा हूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस पे आपका रेसिस्टेंस 10 ओम है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे जी 10 से ज्यादा होगा, यही तो बताओगे कि 10 से ज्यादा होगा। ये नहीं चलेगा, मुझे तो वैल्यू चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे वैल्यू पता चल जाए कितना होगा रेजिस्टेंस।
तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला बना कि क्या होगा, दिस इज R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता है। R2 और R1 ये क्या है, फाइनल और इनिशियल रेसिस्टेंस, और ये क्या है देखो, इनिशियल फिर से और फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर है और ये क्या आपके पास रेसिस्टेंस है। क्वेश्चन है अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं बेटा इसे, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इस फॉर्मूले को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू पे कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर की किस वैल्यू पे कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये आप बता सकते हो। ध्यान से देखो प्लीज, इसे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो यार, क्योंकि इसमें यही होता है, ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन नहीं होता, एक लेक्चर है बेसिकली लंबा सा। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चे से डिस्कस कर लेते हैं और आंखें बता देती हैं उनकी कितना समझ में आ रहा है उन्हें। क्लियर है सर? हाँ, तुम्हें तो क्लियर होगा भाई, बाकियों से भी पता चल जाता तो अच्छा रहता। सर क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, चलो दैट्स गुड, 2-4 आवाजें आई। ओके बेटा, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग इसी इफेक्ट को ना सेमीकंडक्टर के लिए समझना चाहते हैं। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए देखना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आता है आपके, बहुत बार पूछा जाता है बेटा सेमीकंडक्टर के लिए। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंस है सेमीकंडक्टर में, क्या है मैं समझाता हूँ। हम लोग कहते हैं, वैसे तो हम 14 चैप्टर पढ़ चुके हैं अब, तो याद होना चाहिए, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आएगा। वैलेंस बैंड होता है, यहाँ क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में गैप है यार, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। होता क्या है कि सेमीकंडक्टर जो है ना, उसका नाम सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, इंसुलेटर और कंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है बेटा, और कंडक्टर की तरह से भी। तो हम कहते हैं इनिशियली जब 0 केल्विन पे, बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे जो आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जो है दैट बिहेव एज ए इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब आप उसे क्या करते हो, हीट करते हो, जब आप हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं यार, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वहां पर करंट बनाते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके अंदर करंट बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। अब मैंने जो आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों में ना एक चीज और आ रही है, एन। एन क्या था, अभी ये इसलिए मैंने शुरू में पूछा था, एन क्या था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन है बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन क्या लेते हैं हम लोग ना, इसके अंदर लेते हैं, नंबर डेंसिटी हमेशा कंडक्शन बैंड में देखी जाती है। तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना फिर से, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 2 फैक्टर काम करते हैं यार। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, एक तो रिलैक्सेशन टाइम, फिर से, अच्छा अब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, सर डिक्रीज ही होगा। है ना, Increase. समझो भाई रिलैक्सेशन टाइम तो हमेशा डिक्रीज होगा, उस पर कुछ नहीं फर्क पड़ना, चाहे आप कंडक्टर ले लो चाहे सेमीकंडक्टर ले लो, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम तो बेसिक फॉलो कर रहा है कि भाई आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं यार, कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो चाहे वो कंडक्टर हो। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी
क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ यही तो हमने इसमें पढ़ा था कंडक्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ना एक और चीज है यार, एन, नंबर डेंसिटी। टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर डेंसिटी इंक्रीज होती है बेटा, क्योंकि जब आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। जितना ज्यादा आप हीट करोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर डेंसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ज्यादा रो डिक्रीज होगा ना। देखो, एन इंक्रीज होगा बेटा, रो डिक्रीज होगा। अब क्या है, ये फैक्टर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये फैक्टर चाहता है रेसिस्टिविटी को डिक्रीज करना, ये फैक्टर चाहता है रेसिस्टिविटी को इंक्रीज करना। अब जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो काम करेगा, और डोमिनेटिंग फैक्टर ये है यहाँ पर एन, क्योंकि एन जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ता है रिलैक्सेशन टाइम उतना डिक्रीज नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। इसीलिए सेमीकंडक्टर के अंदर ओवरऑल रेसिस्टिविटी क्या होती है, या रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है यार। तो हम कहते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, और हमने ये देखा बाकियों में क्या होती है, इन मतलब सॉरी कंडक्टर में क्या होती है, इंक्रीज होती है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। तो अगर आपको Yes, बेटा ग्राफ बनाना sir. हो जो कि पूछता है बार बार रो वर्सेस टेम्परेचर, ऐसे पूछता है कि सेमीकंडक्टर के लिए बनाओ, तो कैसा बनना चाहिए, ऐसे। देखो यस ध्यान सर। से, क्योंकि ना डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह से आना चाहिए यार। सर एक बार और बता देना जरा। कहाँ से बताओ? सर क्या कहते हैं ये एन डोमिनेटिंग फैक्टर क्यों है? हाँ, क्योंकि ना बेटा एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एन जो है ना उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 28 29 पर मीटर क्यूब। तो एन बहुत ज्यादा फास्टली बढ़ता है, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो इतना डिक्रीज नहीं हो पाता। तो इसलिए जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो एन होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू होती है क्योंकि इसकी ना, इसलिए। ये सर। ओके, चलिए तो ये हाँ, अच्छा, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। चलो, मैंने एक क्वेश्चन पता नहीं ये वाला कराया था नहीं कराया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई न्यूमेरिकल कराया था क्या लास्ट क्लास में? नहीं सर, ऐसा नहीं याद कराया। नहीं होगा, ठीक है चलो। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron in copper wire of cross sectional area 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर carrying current of 1.5 सर एम्पियर। हो गया ये वाला। हो गया था क्या? यही पूछ रहा हूँ यार। सर सर हो ऑफलाइन गया में नहीं हुआ। इसमें 9 into 10 की पावर 27 है। 28। हाँ ठीक है, मतलब हो गया ना इन शॉर्ट। हाँ सर हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर तो नहीं करेंगे बेटा इसे। अब लिखवा दे तो कराई दो। यार जब कर ही लिया तो दोबारा क्यों करना है? सर ऑफलाइन में नहीं हुआ ना। ऑफलाइन में नहीं हुआ था? नहीं सर, ऑफलाइन में बस अच्छा मोबिलिटी तक किया था। ओके, चलो भाई लिख लो, फिर कर लो, जल्दी हो जाएगा वैसे भी। नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 9 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी।
आप लोग करो 2 मिनट में आता हूँ यार। हाँ जी, कैसे होगा देखो। सर क्या लगाऊंगा बेटा? 1.56 इंटू 10⁻³ है। हाँ, I इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी लगेगा, है ना। अब देखो वी डी क्या है, आई अपॉन ए एन ई, आई ए एन ई, ऐसे, ठीक है। बस फिर सॉल्व करना है। क्या बताया आपने आंसर? सर 1.56 इंटू 10⁻³ 1.5 तो नहीं आना चाहिए बेटा, 1.15 आना चाहिए। देखो ध्यान से, गलती कर रहे हो कुछ। देखो ये आएगा, और शायद डिस्कस किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं है, कि आपके पास देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना बेटा, ये बहुत कम वैल्यू है। तो हम ये कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर भी इतना ज्यादा करंट आ जाता है वायर के अंदर। ऐसे कैसे हो जाता है जादू? नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, 10⁻28 के ऑर्डर की है। राइट, क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, यस यस सर। सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, a conductor of length small l is connected to a conductor of length small l is connected to a DC source, connected to a DC source of potential V, connected to a DC source of potential V, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द लेंथ ऑफ, ध्यान से, एक लेंथ है कंडक्टर की स्मॉल एल, उसको हमने कनेक्ट कर दिया यार एक डीसी सोर्स से, जिसका पोटेंशियल क्या है, वी है। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, if the length of conductor is tripled, अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दें, is tripled, if the length of conductor is tripled, keeping v constant, keeping v constant, v को कांस्टेंट रखना है यार। how will first part drift velocity, how will first part drift velocity, second part resistance of conductor will be affected, resistance of conductor will be affected। और जो लेंथ को आपने ट्रिपल किया है वो स्ट्रेचिंग से किया है यार, ठीक है। लेंथ को जो ट्रिपल किया है वो स्ट्रेचिंग के थ्रू किया है। करो जी कोशिश सब लोग।
सर सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी और रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। ओके गुड, तुमसे पहले भी 2 आंसर आ गए, पहली बार ऐसा हुआ। देखो बेटा, सबका होना चाहिए क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपने लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया, लेंथ को क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स किया है यार। तो vd जो है वो है e बाय m टाउ, और e तो लेंथ को आपने बेटा 3 टाइम्स कर दिया, तो vd क्या हो गया 1/3 टाइम्स, है ना। और रेसिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रेच करते हैं तो n स्क्वायर राइट टर्म्स हो जाता है, n जो है वो 3 टाइम्स है, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 9 टाइम्स, ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये चीज जो है वो समझ में आनी चाहिए बेटा, और इसको प्लीज जैसे जैसे करा रहा हूँ उसको साथ साथ आप लोग करते जाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको हम लोग साथ साथ करते रहें। और फिर से वही बात है कि जो ऑफलाइन में 1 घंटे में होता है वो बड़े आराम से 40 मिनट में ऑनलाइन में हो जाता है, क्योंकि बोलता ही नहीं कोई कुछ, मेरे को ही बोलना है सिर्फ। तो वहां पे बच्चे भी बोलते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे बेटा ऑफलाइन वाले थे और जिन्होंने आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आज मैंने ऑफलाइन क्लास नहीं ली, तो ऐसा हो सकता है बच्चे कि परसों भी हम लोग ऑफलाइन क्लास ना ले पाए यार। तो ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, मान लो उसे, कि मेरे घर से जो है वो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, आज करा के आया हूँ, तो इस वजह से जो है बेटा हो सकता है परसों भी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ना ले पाए, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए आके और फिर मैं क्लास लेके 11th 12th की एक एक क्लास लेके फिर दोबारा हॉस्पिटल जाऊं, तो इसलिए वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए और अभी हो सकता है बेटा परसों भी ऑनलाइन ही क्लास हो, ऑफलाइन ना हो, मैं मैसेज डाल दूंगा फिर भी। ओके, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो हाँ, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया, ऑनलाइन तो होगी शायद, उम्मीद तो यही है। चलिए, तो परसों फिर मिलते हैं आप लोगों से, इतना आप लोग पढ़ोगे बेटा साथ साथ, और परसों इससे सर आगे करेंगे यार। हाँ जी, सर हाई रैंकर में क्या करा रहे हो आप? यही करा रहा हूँ भाई, सब जगह सेम चल रहा है बिल्कुल। सेम चल रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है सब जगह, ठीक है। ठीक है सर, अभी ओके। शायद वहां पे भी नहीं होगी, कल तो ठीक, ऑफलाइन वहां भी नहीं होगी भाई, ठीक है, कल नहीं लूंगा कहीं भी ओके क्लास। सर। ओके, चलो ठीक है यार, ठीक ओके। है।